तो एक बार मैं फिर से दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ सारी चीज़ों को। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट क्लास पे जो बेसिकली हम लोगों ने मैंने आपको एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में बताया था कि व्हाट इज एन एनर्जी बैंड डायग्राम। ये सारा मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था। ठीक है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम में हमने आपको बताया था कि देखिए कोई भी एनर्जी बैंड डायग्राम हमने किसका बनाया था, सेमीकंडक्टर मटेरियल का बनाया था। तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो हमारा दो तरह का होता है। एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसको बेसिकली हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं, और एक मटेरियल होता है जिसको बेसिकली हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है जिसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर? जो नेचुरली सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे कि आपका सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया, ये नेचुरली मटेरियल अवेलेबल है। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। पर जो आपका इसी सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम में, जब हम सिलिकॉन जर्मेनियम में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, मतलब कोई और मटेरियल्स को ऐड करते हैं, तो उससे फाइनली जो हमारा मटेरियल बनता है वो एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है और नेचुरली अवेलेबल होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें कुछ आपका इम्प्योरिटीज एडेड होता है। ठीक है, वो सिलिकॉन जर्मेनियम जो कोई हम एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं तो वो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है। ओके, अब आपको पता है हम लास्ट क्लास में बताए थे कि फोर्थ ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि आपका कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया और टिन हो गया। तो बेसिकली कार्बन और सिलिकॉन को बेसिकली हम मोस्ट वाइडली यूज करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, वेरीफाइड करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। पर अगर हम कार्बन और टिन की बात करें तो कार्बन की जो कंडक्टिविटी होती है वो काफी लो होती है, और सिलिकॉन जो टिन की कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। इस वजह से बेसिकली क्या होता है कि हम इनको सेमीकंडक्टर मटेरियल में ट्रीट नहीं करते हैं। तो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर हमें एक सॉलिड स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर बनाना है तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि एटम्स को क्या करते हैं, बहुत पास पास लेकर आते हैं। एटम्स आर वेरी क्लोजली टू ईच अदर। जब एटम बहुत पास पास आ जाते हैं तो जो उनका, जो मैंने बताया था, जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इस पे बेसिकली दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं न्यूक्लियस के, जिसकी वजह से इसकी जो एनर्जी होती है वो स्प्लिट हो जाती है। बट अगर हमारा एक सिंपल एटम होगा तो उसमें जो एनर्जी का लेवल होगा वो एक डिस्क्रीट नेचर का होगा। पर जब हम एटम्स को काफी काफी पास लेते चले जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली आपको याद होगा, मैं कुछ लास्ट क्लास में आपका कुछ इस तरीके से मैं आपका डायग्राम डिजाइन किया था लास्ट क्लास में, कि कुछ एक इस तरीके से जो मैं आपका डायग्राम बनाया था, ये सेकंड मैं थोड़ा सा सही बना देता हूँ इसको, कि ये एक एनर्जी लेवल था और वो एक कुछ इस तरीके से जा रहा था ये एनर्जी लेवल। लास्ट क्लास में ये मैंने एनर्जी लेवल ड्रॉ करा था। तो जब आपका दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो आपको एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मिलता है, पर जब वो एटम्स के बीच की डिस्टेंस को हम काफी कम कर देते हैं तो फाइनली जो हमको एनर्जी मिलती है वो एक स्प्लिट की फॉर्म में मिलती है। तो वो स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी को ही बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। उस स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी को ही बेसिकली क्या बोलते हैं, हम एनर्जी बैंड बोलते हैं। तो एनर्जी बैंड में बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि एक कंडक्शन बैंड होता है और एक बेसिकली हमारे पास वैलेंस बैंड होता है। ठीक है, तो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में क्या होता है, एक हमारा फॉरवर्ड एनर्जी गैप होता है। तो बेसिकली हम देखें जो ये एनर्जी हमारी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये हमारी पर्टिकुलर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डी है। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ये बेसिकली दो एनर्जी स्टेट्स होते हैं। कंडक्शन बैंड जो होते हैं उसमें बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी कंसंट्रेशन होते हैं, और बैलेंस बैंड में क्या होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी मैं आपको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए, कि अगर हमें एक, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए कि अगर हम एक सिलिकॉन स्ट्रक्चर को लें तो आपको पता है मैंने लास्ट क्लास में सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 लिया, तो मैंने बताया था कि 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। यानी कि हम देखें 2 8 और 2, यानी कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हमें एक सॉलिड को फॉर्म करना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, काफी सारे सिलिकॉन एटम्स को काफी पास पास लाना पड़ेगा। तो एटॉमिक लेवल पे उसकी थ्योरी हम देखते हैं। अगर हम कई सारे सिलिकॉन एटम्स को काफी पास पास लेते हैं, तो मैं एक नॉर्मली स्ट्रक्चर ले रहा हूँ इस तरीके से सिलिकॉन एटम्स का। तो हमने सिलिकॉन एटम्स का एक नॉर्मली स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ले लिया। अगर किसी स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से लें तो ये एक सिलिकॉन एटम्स का नॉर्मली स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग बनाए तो आपको पता है ये सिलिकॉन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा और अपने नियर
सिलिकॉन एटम्स से क्या करेगा, अपना ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। तो कोई भी सिलिकॉन एटम्स को वो अपने नियर वाले से अपने ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सिलिकॉन एटम्स को लूं, सपोज अगर मैं इस वाले पर्टिकुलर सिलिकॉन एटम्स को लेता हूं, तो ये जो पर्टिकुलर सिलिकॉन एटम्स है, इसने अपने नियर 4 सिलिकॉन एटम से अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होगा कि अगर हम किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल को देखें, मैं आपसे बताया था लास्ट में, आपको बताया था कि इससे पहले मैं आपको क्लास में एक बार बताया था कि जब भी किसी भी एक बॉन्डेड हमें अगर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना है, तो कोई भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, और हमें कोई भी बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको कोई ना कोई एडिशनल एनर्जी चाहिए होती है, जिससे जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमको बेसिकली वहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली जो बॉन्ड बना हुआ है, अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन्स को, अगर इस बॉन्ड को तोड़ के हमें इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम कोई इलेक्ट्रिक फोर्स दें। इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब ये है कि इसमें कोई हम एक एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई कर दें, या फिर हम बेसिकली क्या करें कि हम लाइट को दें, तो लाइट मतलब फोटॉन्स की एनर्जी दे, तो ये हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, या फिर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अगर मैं बेसिकली क्या करूं कि उसको, ये बेसिकली जो आपने देखा था ना यहाँ पे कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, इसी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, इसी बेसिकली कंसेप्ट को मैं यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बेसिकली हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा बैलेंस बैंड है। ये हमारा एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये हमारी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। ये हमारा नॉर्मल सॉलिड फॉर्म हो गया। बट अगर अब बेसिकली हमको क्या करना है कि अब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के कंसेप्ट को आप यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। मैं थोड़ा सा और क्लियरली फिगर बना देता हूँ। ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये बेसिकली हमारा जो है वो बैलेंस बैंड है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि वैलेंस बैंड में आपके हमेशा क्या होते हैं, वैलेंस बैंड में कभी भी आपके हमेशा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर सपोज सबसे पहले अगर आपकी कोई भी एनर्जी नहीं थी, तो कोई भी आपने एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दी थी, तो देखिए ये पर्टिकुलर ये आपको जो फॉर्मेशन दिख रहा है, ये इस टाइम जितने भी आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये सबके सब आपके किसमें, वैलेंस बैंड में। ये जो बीच में आपको इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक ये स्पेस दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, बेसिकली आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ठीक है। तो सपोज अगर आपने इसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दी, अगर आपने कोई भी इसमें पर्टिकुलर वोल्टेज दिया, तो वोल्टेज देने पर क्या होगा, कोई भी एनर्जी थी, थर्मल एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, लाइट एनर्जी थी, ये बॉन्ड आपका क्या होगा, ब्रेक होगा। अगर आपका ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अपने आप में फ्री हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, आपके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली इसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होते हैं जिनको बेसिकली हम बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और एक होते हैं जिनको बेसिकली होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक होता है आपका इंटर एटॉमिक स्पेस, ठीक है। तो देखिए जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा कहाँ होते हैं, आपके बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, इसका इसीलिए नाम क्या है, बॉन्डेड। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ होंगे, आपके वैलेंस बैंड में होंगे। इंटर एटॉमिक स्पेस क्या है, इंटर एटॉमिक स्पेस आपका बेसिकली कुछ नहीं है, इंटर इंटर ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंटर एटॉमिक स्पेस जो बेसिकली है, इंटर एटॉमिक स्पेस का मतलब यहाँ पर ये है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को कितना एनर्जी चाहिए, ये बेसिकली इंटर एटॉमिक स्पेस को एक्सप्लेन करता है। अब जब देखिए यहाँ पे हमने एडिशनल एनर्जी दी, तो इस एडिशनल एनर्जी देने पर ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होने पर ये इलेक्ट्रॉन हमारा कुछ पर्टिकुलर इस पॉइंट पर आ गया। अब अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होगा, हमारा कंडक्शन बैंड में होगा, ठीक है। तो बेसिकली जब ये बॉन्ड के ब्रेक होने पर ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ, इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन हमारा इस पर्टिकुलर स्पेस के बीच में आ गया, इस इलेक्ट्रॉन को बेसिकली हमने फ्री इलेक्ट्रॉन बोला, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमारा कहाँ गया, कंडक्शन बैंड में गया। और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बॉन्डेड थे, तो वो पर्टिकुलर हमारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ था, वैलेंस बैंड में था। और उसके लिए इंटर एटॉमिक बेसिकली इसमें जो आपका एनर्जी बैंड गया था, तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी दी गई, तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, हम एनर्जी गैप बोलते हैं। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में क्या होता है कि ये एनर्जी बैंड गैप जीरो होता है, क्योंकि कंडक्टर में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होता है। आपको कंडक्टर का लास्ट टाइम एक्सप्लेनेशन दिया भी था। कंडक्टर में अगर क्या होता है कि कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका रैंडमली मूवमेंट होता है, तो वो एक दूसरे को रिजल्टेंट वैल्यू जीरो कर देते हैं। पर कंडक्टर में अगर आप थोड़ी सी भी सप्लाई लगाएंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाते हैं। तो वहां पे हमको बेसिकली करंट, वहां पे बेसिकली हमको एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का मोशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद में अगर मैं इस बॉन्ड को बात करूं, तो इस बॉन्ड एनर्जी को बेसिकली हम बोल सकते हैं दैट एनर्जी इज टू बी कॉल्ड एज ईजी। तो ये बॉन्ड कब टूटेगा, अगर हम इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी डिसाइड कर लें ईजी, और यही ईजी एनर्जी क्या है, यही हमारा एनर्जी बैंड गैप की एनर्जी है। अगर हमने जो एनर्जी अप्लाई करी है वो ग्रेटर देन, अगर हमने जो एनर्जी अप्लाई करी है वो ग्रेटर देन हमारी इस बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो बॉन्ड एनर्जी से अगर हमारी एनर्जी वो ज्यादा होगी तो हमारा बॉन्ड क्या होगा, बेसिकली वो ब्रेक हो जाएगा।
और जब बॉन्ड हमारा बेसिकली ब्रेक हो जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको बेसिकली बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन और एक बेसिकली बोलते हैं हम होल। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स को अगर हम देखें ना तो होल्स कुछ नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जब आपका कंडक्शन बैंड में जाता है तो ये अपनी एक वैकेंसी क्रिएट कर जाता है। उसी वैकेंसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, हम होल बोलते हैं। दैट वैकेंसी इज कॉल्ड एज ए होल। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो वैकेंसी क्रिएट होती है कंडक्शन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करने पे, उसी वैकेंसी को क्या बोलते हैं, हम होल बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर अगर ये हमें बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दूं, तो बॉन्ड को ब्रेक करने पे सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर आ गया। अब हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पर आ जाए। तो बोलेंगे सर, आप बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे था, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये तो हमारा कंडक्शन बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस स्पेस को छोड़ेगा तो यहाँ पर भी एक वैकेंसी क्रिएट होनी चाहिए। यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि जो ऑलरेडी पहले से किसी की प्रेजेंस थी। अगर मैं इनिशियली स्टार्टिंग में बोलूँ तो यहाँ पर तो इनिशियली में कोई कुछ था ही नहीं। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चला भी जाएगा तो मैं ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस पहले से नहीं थी। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस पहले से नहीं थी, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को इस पर्टिकुलर सिस्टम में अलग यहाँ तक मूव करने में कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी। तो वैकेंसी कब क्रिएट होगी, जब ये बॉन्ड टूटेगा और इस बॉन्ड को टूटने पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर आपका स्पेस में आएगा। तो इस इंटर एटॉमिक स्पेस में आने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर्टिकुलर बॉन्ड को छोड़ के इस इंटर एटॉमिक स्पेस में आएगा तो उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपका फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्टेड हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अपनी वैकेंसी छोड़ देगा। उसी वैकेंसी को हमने क्या दिया है, होल। होल कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो इट इज एन सिंपल कंसेप्ट ऑफ एन हाउ टू फॉर्म एन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड में आप हमेशा याद रखिएगा, कंडक्शन बैंड में हमेशा आपके फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी कंसंट्रेशन होते हैं। कंडक्शन बैंड में हमेशा आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि अगर मैं वैलेंस बैंड की बात करूं तो वैलेंस बैंड में हमेशा आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड इज ऑलवेज इन फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन एंड अ वैलेंस बैंड इज ऑलवेज इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम होल को डिफाइंड करें तो हम होल को लिख सकते हैं। अगर मैं एक स्टार में होल को डिफाइंड करूं तो मैं लिख सकता हूं होल इज डिफाइंड as the hole is defined as the absence of electron. Hole is defined as the absence of electron. ठीक है ना, होल इज डिफाइंड एज द absence of electron. ठीक है, तो ये आपको बेसिकली कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे कंडक्शन बैंड फॉर्म होता है, कैसे वैलेंस बैंड फॉर्म होता है। कंडक्शन बैंड में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन होते हैं, वैलेंस बैंड में आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनके बीच का जो इंटर एटॉमिक स्पेस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये इंटर एटॉमिक स्पेस यही है कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एडिशनल एनर्जी चाहिए होगी वही कि हमारे क्या होती है, इंटर एटॉमिक स्पेस होती है। तो देखिए, अगर हम कुछ स्टैंडर्ड चीजों को देखें तो अगर मैं एक सिलिकॉन स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं एक सिलिकॉन स्ट्रक्चर की बात करूं और एक जर्मेनियम स्ट्रक्चर की बात करूं, तो एक होता है टेम्परेचर 0 केल्विन और एक होता है टेम्परेचर 300 केल्विन। आपको पता होगा कि 0 केल्विन टेम्परेचर हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, जबकि 300 केल्विन, इसको बेसिकली हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, ये हमारा क्या आता है, रूम टेम्परेचर होता है। तो अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी बैंड गैप है आपका, अगर ये आपका सपोज कंडक्शन बैंड है और ये आपका बैलेंस बैंड है और इसके बीच का एनर्जी बैंड गैप Eg है, ये आपका एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये आपका इंटर एटॉमिक स्पेस डी है, डिस्टेंस डी है। तो सिलिकॉन के लिए अगर हम टेम्परेचर 0 केल्विन की बात करें तो जो हमारा एनर्जी बैंड गैप होता है दैट इज इक्वल टू 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम टेम्परेचर 27 डिग्री की बात करें तो ये हमारा एनर्जी बैंड होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जर्मेनियम की बात करें तो ये बैंड गैप होता है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर T इक्वल टू 300 केल्विन की बात करें तो ये बैंड गैप होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा एनर्जी बैंड गैप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो देख लीजिए आप कि 0 केल्विन पे कितना था, 1.21 था, 300 पे 1.11 हो गया। इसी तरीके से जर्मेनियम के लिए T इक्वल टू 0 केल्विन पर 0.785 था और 300 केल्विन पर आपका 0.72 इलेक्ट्रॉन होगा। तो टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज कराने पर आपका क्या होगा, मैंने बताया ना, टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करने पे जो ये आपके बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, बॉन्ड आपके क्या होंगे, आपके ब्रेक होंगे। जब ये बॉन्ड आपके ब्रेक होंगे तो बेसिकली क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा सिलिकॉन जर्मेनियम के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को। उसके बाद में आपका जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, थोड़ा सा अगर हम इंट्रिंसिक, एक आपका आता है बेसिकली मास एक्शन लॉ होता है, इसलिए हम थोड़ा सा इंट्रिंसिक के बारे में आपको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक? इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं, नेचुरली अवेलेबल, नेचुरली अवेलेबल मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो नेचुरली अवेलेबल सेमीकंडक्टर होते हैं उनको बेसिकली क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं कि जब बेसिकली, तो ठीक है, तो नेचुरली अवेलेबल होते हैं, तो नेचुरली अवेलेबल में अगर हम बात करें तो कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा उसमें या तो कंसंट्रेशन ऑफ होल, कंसंट्रेशन ऑफ होल इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल हो, कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल हो, वो हमेशा चार्ज न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी? चार्ज न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में आप देखिए ना कि अगर कोई भी जो आपका कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड को अगर हम देखें, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड, अगर एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वो एक वैकेंसी को क्रिएट करके जाएगा, दो जाएंगे तो दो वैकेंसी क्रिएट करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ होल इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू पी, एन इज इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई। एन आई मतलब इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो हम एन को लिख सकते हैं, एन क्या है आपका? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है आपका? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पी क्या है आपका? कंसंट्रेशन ऑफ होल। पी क्या है आपका? कंसंट्रेशन ऑफ होल। और एन आई क्या है आपका? एन आई इज द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक मास एक्शन लॉ निकल कर आता है जिसको बेसिकली बोलते हैं, अगर हम n और p को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बेसिकली, अगर हम इस वैल्यू को x मानेंगे मैथमेटिक्स में, तो ये वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी? x हो जाएगी। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो वहीं से एक मास एक्शन लॉ बना है एन आई स्क्वायर, एन आई स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू पी, दैट इज एन मास एक्शन लॉ, दैट इज एन मास एक्शन लॉ, ठीक है। तो ये तो था सारा आपका इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का कांसेप्ट, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल? मैंने कहा कि अगर कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, अगर आप उसमें कोई भी इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड कर दें तो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल आपका क्या बनेगा? एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा। तो उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, अगर उसको थोड़ा सा लिखूं मैं, when some external element, when some external element with intrinsic semiconductor, with intrinsic semiconductor is added, this type of semiconductor is known as extrinsic semiconductor, ठीक है। तो उसमें क्या करा है कि मैंने यहाँ पे बोला कि some external element with intrinsic is added, तो जो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि एक इंट्रिंसिक में आपने कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो इस प्रोसेस को जो बेसिकली बोलते हैं, दैट प्रोसेस, इस प्रोसेस को जो बेसिकली बोलते हैं, इट्स एन प्रोसेस इज कॉल्ड ए डोपिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोपिंग? जब किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में कोई भी हम इम्प्योरिटी एडिट कर देते हैं, तो उस इम्प्योरिटी के एडिट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। व्हाट इज द डोपिंग से हमको फायदा क्या होगा? डोपिंग से हमको ये फायदा ये होता है कि डोपिंग से किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी होती है सिग्मा, दैट इज एन इंक्रीजिंग। आपको पता है कि अगर कंडक्टिविटी इंक्रीजिंग होगी तो हमारी करंट कैरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीजिंग होगी, क्योंकि अगर कंडक्टिविटी अच्छी होगी तो हमारी क्या होगा? करंट कैरिंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी, करंट कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, इट्स वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आपको बता चुके थे कि कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी और मास एक्शन लॉ, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर है। तो अब हम
पूरा सही से डिफाइन करते हैं कि एक्सट्रिंसिक। तो ये तो था एक एक्सट्रिंसिक का प्रोसेस क्या होता है। तो जो हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, जो हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, ये बेसिकली हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनको बेसिकली बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, और एक होते हैं जिनको बेसिकली हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। एक एन टाइप और एक पी टाइप। ठीक है, तो अब देख लीजिए एन टाइप के लिए देखिए, अगर हमारा कोई भी एन टाइप में मतलब होता है जिसमें बेसिकली पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। अगर हम कोई भी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करने पर जो हमारा अगर कोई भी एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, आपको पता है कि सिलिकॉन जर्मेनियम फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है, अगर फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में हम फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर हमारा क्या बनेगा, एक हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में अगर हम थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो रिजल्टेंट हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या बनेगा, हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कहते हैं, जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर हमारा क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में अगर हम देखो तो एन टाइप में हमारे बेसिकली इम्प्योरिटी होती है, जो जैसे कि फास्फोरस हमारी मोस्ट वाइडली इम्प्योरिटी यूज करी जाती है फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। उसी तरीके से जो बोरान है वो हमारी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी यूज करी जाती है, मोस्ट वाइडली इम्प्योरिटी यूज करी जाती है इन केस ऑफ एन पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, तो अब बेसिकली हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक एन टाइप इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। तो लिख सकते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर डोपिंग ग्रुप ऑफ फिफ्थ एलिमेंट। अरे भाई कौन है, बंद कर लो ना अपना। ठीक है, तो ये आपका जो है बेसिकली आपका ये एन टाइप सेमीकंडक्टर ग्रुप ऑफ फिफ्थ एलिमेंट में आपको इम्प्योरिटी को बेसिकली ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाना चाहते हैं तो ये हमारे पास एक सिलिकॉन एटम है, ये सिलिकॉन एटम है, इसमें बेसिकली हमने क्या करा, एक फास्फोरस एटम को ऐड कर दिया। और आपको पता है फास्फोरस मैंने क्या बताया आपको, पेंटावेलेंट एटम होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको एडिट करें कुछ इस तरीके से, तो फास्फोरस के पास तो आपका फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को बेसिकली मैं ग्रीन से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, और ये इस तरीके से ये इस तरीके से सारे अपने बॉन्ड फॉर्मेशन किया हुआ है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन अपने सारे बॉन्ड फॉर्मेशन किया हुआ है कुछ इस तरीके से, सिलिकॉन के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखिए कि एट टी इक्वल टू 0 केल्विन पर क्या होगा, एट टी इक्वल टू 0 केल्विन पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। एट टी इक्वल टू 0 केल्विन पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म क्यों नहीं, आपकी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं कि एट टी इक्वल टू 0 केल्विन पे जो भी हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं वो हमारे एज ए इंसुलेटर की तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, तो एट टी इक्वल टू 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर मटेरियल विल बी वर्क एज ए बिहेव एज एन insulator. The semiconductor material it will behave as an insulator. ठीक है, आपका इंसुलेटर की तरीके से सेमीकंडक्टर मटेरियल बिहेव करता है। अब देखिए सबसे पहले हम इसका एक एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम इसका एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या होगा, वैलेंस बैंड होगा, और ये अपर मोस्ट लेवल क्या हमारा होगा, ये बेसिकली हमारा कंडक्शन बैंड होगा। ठीक है, अब क्या किया आपने, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। जैसे ही आप इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही फ्री है, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपना मूवमेंट स्टार्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देगा तो फास्फोरस ने क्या किया कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को ना डोनेट कर दिया। जब फास्फोरस ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया थोड़ा सा भी टेम्परेचर देने पर, तो इसीलिए एन टाइप के मटेरियल को बेसिकली हम डोनर टाइप ऑफ
मतलब एन टाइप में जो बेसिकली इम्प्योरिटी ऐड होती है उसको बेसिकली हम डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। एन टाइप मटेरियल में जो भी इम्प्योरिटी ऐड होती है उसको बेसिकली हम डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं, और वो डोनर इम्प्योरिटी हमारी एक पेंटावेलेंट स्ट्रक्चर की होती है। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, अब देखिए ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है बेसिकली एक तरह का फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो अब ये क्या है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का लेवल कहाँ पर होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी एनर्जी देने पर इसने क्या कर दिया, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। इसे ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपके कंडक्शन बैंड के काफी क्या होगा, क्लोज होगा, काफी क्या होगा, क्लोज होगा। इसे पॉजिटिव चार्ज में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसी इसकी थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो ये अपनी एनर्जी स्टेट को छोड़कर कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। जब ये अपनी एनर्जी को छोड़कर कंडक्शन बैंड में जाएगा तो अपना कौन सा चार्ज छोड़ जाएगा, अपना पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है एट टी इज इक्वल टू 300 केल्विन पर है। फिर जब टेम्परेचर धीरे धीरे आप और इंक्रीज करने लगेंगे तो फिर क्या होगा, पहले तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव किया, जब टेम्परेचर आपका और कंटिन्यूसली आप इंक्रीज करते चले जाएंगे तो फिर क्या होगा आपका कि फाइनली फिर ये वाले बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये वाले बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट करेंगे तो फिर फाइनली क्या प्रोसेस होगा, फिर आपका फाइनली वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फास्फोरस क्या करेगा, सबसे पहले फास्फोरस कंडक्शन बैंड में जाएगा, फिर क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये इसलिए क्या होंगे, आपके ब्रेक होंगे। जब ये बॉन्ड बेसिकली ब्रेक होंगे तो फिर आपके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर आपकी मैकेनिज्म परफॉर्म होती है। ठीक है, इसके लिए कुछ बेसिकली थोड़े से कुछ डेरिवेशंस वाले पार्ट हैं। तो हम आपको बता चुके थे कि एज ए चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, द टोटल चार्ज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। तो हम एट टी इक्वल टू 300 केल्विन पर इस पर्टिकुलर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए हम सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज को देख लें। तो अगर हम टोटल नेगेटिव चार्ज की बात करें तो टोटल नेगेटिव चार्ज हमारा क्या होगा कि हम ये मान लेते हैं कि जो सिलिकॉन एटम्स है इसमें n नंबर ऑफ एटम्स है और हर किसी पर चार्ज जो है वो हमारा q है। तो अब हमारा n के लिए टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, n इंटू क्यू हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा कि ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम टोटल हम पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के लिए बेसिकली हम क्या नोट कर सकते हैं, p नोट कर सकते हैं, और हर किसी पे चार्ज कितना होगा, q होगा। ठीक है, फिर ये तो हो गया इस n की वजह से p आया, पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी है जो ये क्या है, डोनर चार्जेस है। ये डोनर चार्जेस को ये डोनर एटम है ना, जो पॉजिटिव चार्ज आपका आ रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल डोनर कितने एटम्स हैं, nd है, और हर किसी पे चार्ज कितना है, q है। तो डोनर की वजह से चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, तो डोनर से हमारा चार्ज कितना हो जाएगा, nd इंटू क्यू हो जाएगा, nd इंटू क्यू हो जाएगा। तो ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये टोटल क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को हम लगा दें कि चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है हमारा, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, पी क्यू प्लस एन डी इंटू क्यू इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज एन इंटू क्यू। हम ये मान लेते हैं कि हमने एक एजम्पशन लिया कि जो हमारी डोनर आइटम की जो डोनर आइटम्स है वो उनकी कंसंट्रेशन जो है वो हमारे होल्स के कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा है। तो हम यह लिख सकते हैं कि एन डी इंटू क्यू इक्वल टू एन इंटू क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो हम लिख सकते हैं एन डी की वैल्यू किसके बराबर, डोनर आइटम्स किसके बराबर आएंगे, आपके एन के बराबर आ जाएंगे। अब देखिए आपको ये क्या पता लग गया है, अब देखिए किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में अगर कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है, अगर कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो उसमें दो तरीके के कैरियर कंसंट्रेशन होते हैं। एक होते हैं जिनको बेसिकली हम बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और एक होते हैं जिनको बेसिकली हम बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो अगर मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि जो बहुत ही हायर कंसंट्रेशन में किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर अवेलेबल है। तो अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो उसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, आपके होल। उसी तरीके से अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, आपके होल, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिकली क्या था, आपका एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स था। तो अगर यहाँ पे हम होल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमने आपको बताया एन इंटू पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, मास एक्शन लो। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन, और एन की वैल्यू किसके बराबर है, एन डी के बराबर, तो एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन डी। तो आप बोल सकते हो कि जो होल की वैल्यू आएगी वो होल की वैल्यू किसकी आएगी, एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन डी के बराबर। एक सेकंड होल्ड करिएगा, मैं क्लास को ना आपकी अब नेक्स्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट वेट करके मैं फिर से लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है।